स्टूडेंट, मैं बशीर सर बोल रहा हूँ। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ लुई ब्रेल। लुई ब्रेल एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है। इसका जो है ये जो है नेत्रहीन व्यक्तियों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। नेत्रहीन अपनी आँख में जो है प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं। फिर भी लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ही आविष्कार किया, ऐसे लोगों के लिए आशा की किरण जगा दी। उन्होंने ब्रेल लिपि की पुस्तकों को छापने योग्य बनाया। वह उन्हीं की देन है कि आज नेत्रहीन भी व्यवसाय और जो है नौकरी करते हैं और समाज में सम्मानजनक जीवन होते हैं। और तो ग्रीन स्किन की लुई ब्रेल की एक आत्मकथा है, जीवनी है या एक कहानी है। इसको आप समझिए कि लुई अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। आसमान साफ था। रुई के गोलों जैसे बड़े बड़े बादल आसमान में तैर रहे थे। पास के खेत में किसान हल चला रहे थे। दूर चारागाह में कई गायें चर रही थीं। एक तितली सूरजमुखी के फूलों पर मंडरा रही थी, परंतु लुई जो है उनका आनंद नहीं ले सकता था, क्योंकि 5 साल का लुई देख नहीं सकता था। वह हमेशा ऐसा नहीं था। वह अपने जीवन के पहले 3 साल में प्रकृति की मनोरम छटा को देख सकता था। वह फ्रांस में स्थित अपने छोटे शहर का पूर्वे की गली कूचों को निहार सकता था। अपने माता पिता, भाई बहन और पड़ोसियों को पहचान सकता था। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। लुई के पिता साइमन ब्रेल घोड़ों पर बैठने की चमड़े के जीन बनाते थे। घोड़े का कवर जो होता है बैठने का, ऊपर देखते होंगे पैर रखने का, चमड़े का जो बना रहता है, वही बनाते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे। साइमन ब्रेल की कार्यशाला देखने में काबिल थी। चमड़े को काटने और उनमें छेद करने के लिए कई प्रकार के चाकू, सूजे मतलब सुई जो होता है, और औजार दीवार पर लटके रहते थे। लुई इन सभी औजारों के नाम जानता था, लेकिन लुई उन औजारों को छूने की कोशिश भी करता तो पिता उसे दूर रहने को कहते। पिता को लगता था कि उनके छोटे से बेटे का जन्म उन नुकीलों और धारदार औजारों को कहीं चोट न लग जाए। एक दिन की बात है कि लुई के पिता जो है शहर से बाहर चमड़ा लेने गए। माँ पीछे खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। बाकी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। नन्हे लुई के साथ खेलने का समय किसी के पास भी नहीं था। कुछ देर तो लुई बाहर बाग में मटर गश्ती करता रहा। वह कभी किसी तितली को पकड़ने के लिए दौड़ता तो कभी डंडी से ज़मीन को खोदता। काफ़ी देर तक यह करते करते वह ऊब गया, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चलते चलते वह अपने पिता की कार्यशाला मतलब होता है ऑफिस, जिसमें पिता उसके काम कर रहे थे, काम करने की जगह। तो चलते चलते जो है कार्यशाला के सामने से गुजरा। कार्यशाला का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। औजारों की चमक और चमड़े की महक लुई की कार्यशाला के अंदर ले गई। मेज पर चमड़े का टुकड़ा था। उसके पास ही चमड़े में छेद करने का एक नुकीला सूजा वो रखा था। लुई का मन माना। उसने सूजे को चमड़े पर कुछ लिखने की कोशिश की। चमड़ा चिकना था। चमड़े पर से सूजा फिसला और सीधे लुई की दाईं आंख में लगा। लुई की चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। उन्होंने आंख को धोकर उस पर पट्टी बांधी। उन पर क्या बांधी? पट्टी बांधी। लुई की चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। उन्होंने आंख को धोकर उस पर पट्टी बांध दी। उसकी आंख में तेज खुजली हुई। लुई ने हाथ से आंख को रगड़ा। इसलिए बोला जाता है कि जब आंख में कोई इन्फेक्शन हो तो उसको उंगली से नहीं रगड़ना चाहिए, साफ़ कपड़े या ठंडे पानी से उसको धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लुई ने हाथ से आंख को रगड़ दिया। धीरे धीरे से ऐसा लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दाईं आंख से बाईं आंख में भी इन्फेक्शन फैल गया और उसकी रोशनी भी कम होने लगी। कुछ दिन बाद लुई को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी आंखों के सामने काला पर्दा डाल दिया हो। जैसे अभी आंख बहुत कोमल चीज़ होता है, एक बैग बंद हो जाएगा और आप देखने लगे, अगर यानी भगवानवश यानी कोई कारणवश जो है कोई दुर्घटना हो गई और आपकी आंख चली गई, तो आपको किस तरह का महसूस होगा? आंख नहीं रहेगा तो क्या होगा? इंसान को कुछ दिखेगा नहीं, पूरे ओर क्या लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा, कोई चादर काला घेर पर्दा डाल दिया हो। लुई इस हादसे की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटा था। वो बार बार अपनी माँ से पूछता, माँ सूरज कब निकलेगा? चंदा मामा आसमान से कब निकलेंगे? माँ इसका क्या जवाब देती? उन्हें मालूम था कि लुई अब कभी भी चांद सितारों को नहीं देख पाएगा। चांद सितारों को नहीं देख पाएगा।
नेत्रहीनों का जीवन, ये लगभग 2 साल पुरानी है ये घटना, 200 साल पुरानी घटना है। आज नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष प्रकार के स्कूल है जिनमें जो है वे लिखना पढ़ना अन्य कुशलताएँ सीख सकते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी के शुरू में ऐसी सुविधा नहीं थी। कुछ नेत्रहीन गाड़ी और हलों में जानवरों की तरह जोते जाते थे, तो कुछ जिंदगी भर खदानों में कोयला लादने का काम करते थे, परंतु ज़्यादातर नेत्रहीन भीख मांगकर ही अपना गुजारा चलाते थे। ब्रेल परिवार नहीं चाहता था कि उनका बच्चा भी ऐसी ज़िंदगी बसर करे। यह कोई आसान काम नहीं था। आंखों से न देख पाने के कारण शुरू में तो लुई चलते वक्त आसपास की हर एक चीज़ से टकरा जाता। सभी लोग उसे टकराते हुए देखकर चीखते, ठहरो। परिवार के लोग चाहते थे कि लुई धीरे धीरे अपने आप इधर उधर जाना सीखे, वह औरों पर आश्रित न रहे। इसलिए माँ बाप लुई को अपना काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित करते। साइमन ब्रेल ने लुई को चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई घर काम में अपनी माँ को भरपूर मदद करता था। पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी थी। लुई चलते चलते अपने पथ प्रदर्शक छड़ी को हवा में लहराता। अगर छड़ी किसी वस्तु से टकराती तो वह तुरंत अपना रास्ता बदल देता, परंतु सबसे ज़्यादा चीज़ों की पहचान वह उसकी आवाज़ से करता। वह शहर के तमाम लोगों को उनके अलग अलग आवाज़ों से पहचान लेता था। शहर के एक नई पादरी आए थे, उन्हें आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। वह हफ्ते में 4 दिन लुई को चर्च में बुलाते और उसे इतिहास और विज्ञान के बारे में रोचक कहानियाँ सुनाते। इन कहानियों से लुई ज़िंदगी भर नहीं भूला। धीरे धीरे लुई ऐसे सवाल पूछने लगा जिनका जवाब पादरी को भी नहीं मालूम था। उस शहर में केवल एक स्कूल था। पादरी ने स्कूल के टीचर से बात की और लुई के स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पढ़ तो नहीं सकता था, परंतु एकाग्रता और ध्यान से सब कुछ सुनता और उसे याद रखने की कोशिश करता। यह एक तरीका था जिसके द्वारा वह सीख सकता था। उसकी याददाश्त तो पहले से अच्छी थी, परंतु अभ्यास से वह और अच्छी हो गई। शिक्षक के प्रश्नों का वह अपने दिमाग से तेज़ी से हल करने की कोशिश करता, परंतु जब शिक्षक कहते बच्चों अपनी किताब का पृष्ठ संख्या 68 खोलो या पढ़ो, पेज नंबर 68 खोलो या पढ़ो, तो उसका दिल बैठ जाता। है। कभी कभी वह किताब पर लिखी पंक्तियों को अपनी उंगलियों से छूता तो उसका दिल बैठ जाता है। कभी कभी किताब पर लिखी पंक्तियों को अपनी उंगलियों से छूता, परंतु स्पर्श से वह कुछ पहचान नहीं पाता था। वह इतना अवश्य समझने लगा किताबों में दुनिया भर की अद्भुत जानकारी भरी, परंतु क्या उन किताबों को कभी पढ़ा पाएगा। इसी बीच पादरी को पता चला कि पेरिस में नेत्रहीन बच्चों का स्कूल है। पादरी ने उस स्कूल के बारे में जानकारी मंगवाई। काफ़ी पत्र व्यवहार के बाद लुई को पेरिस में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। लुई के माँ बाप उसे अपने दूर नहीं भेजना चाहते थे। पादरी ने कहा, देखो लुई अब बड़ा हो रहा है, वह अन्य बच्चों से अलग है जो उसमें नया सीखने को बहुत ललक, इसलिए उसे एक विशेष स्कूल में जाना चाहिए। अंत में लुई की माँ बाप राजी हो गए। फरवरी 1819 ईस्वी में लुई को एक घोड़े गाड़ी में बैठाकर पेरिस के लिए रवाना हुआ। हिचकोले खाती गाड़ी में लुई नए स्कूल के सपने संजो रहा था, परंतु वहाँ पहुँचने पर उसने स्कूल को अपनी कल्पना से बिल्कुल अलग पाया। नया स्कूल बहुत बड़ा था, उसमें पहल तो एकदम सहम गया। करीब 100 नेत्रहीन बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ बहुत शोरगुल होता था। वह इतने सारे साथियों के साथ कभी नहीं पढ़ा था। लुई बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। इस बड़े शहर में हर जगह भीड़ और गंदगी थी। वह गांव से आया था, वहाँ धूप और साफ हवा की कमी थी। वह अपने गांव में रोज़ाना तालाब में जाकर नहाया करता था, परंतु स्कूल में 100 बच्चों के नहाने के लिए मात्र एक गुसलखाना था, यानी एक बाथरूम था। स्कूल की बड़ी इमारत छोटे लुई के लिए किसी भूलभुलैया से कम नहीं थी। इतने सारे गलियारे, बरामदे, कमरे और सीढ़ियाँ। लुई अक्सर अपना रास्ता भूल जाता था, पर धीरे धीरे उसके कई दोस्त बन गए थे। जल्दी वह स्कूल की इमारत से भी अच्छी तरह परिचित हो गया था। दोपहर के बाद बच्चे स्कूल की कार्यशाला में बनाई चमड़े की चप्पलें बनाने का काम सीखते थे। हाथ के काम में लुई बहुत दक्ष था। पिता की कार्यशाला में उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। पहले साल ही वो लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार इनाम मिला था। शाम को लुई संगीत सीखता था। उनके कई वाद्य यंत्र बजाना सीखा, परंतु उसे पियानो बजाने में विशेष आनंद मिलता था। संगीत में उसका जीवन सदा के लिए खुशियों से भरा था। इस तरह दिन बीतते गए। लुई अपने नए स्कूल में खुश था, परंतु एक बात तो हमेशा खटकती रहती है कि नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। उस समय नेत्रहीन पढ़ पाने केवल एक तरीका था। इस विधि में हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था, जिससे उसे छूकर महसूस किया जा सके। कुछ अक्षरों को इस प्रकार स्पर्श करके पहचान पाना तो आसान था, परंतु कुछ अक्षरों को पहचानना बहुत मुश्किल थी। उदाहरण के लिए ठ और त एक जैसे महसूस होते थे। लुई ने सीखने के लिए बहुत मेहनत की। नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें बनाने के कई प्रयास हुए थे। उभरे अक्षर, धसे अक्षर, डोर के बने अक्षर, लकड़ी और मोम से बने अक्षर, परंतु इन सभी तकनीकों अनेक खामियां थी। इसका नतीजा यह था कि स्कूल के मुख्य पुस्तकालय में नेत्रहीन के लिए केवल 1500 पुस्तकें थी।
बड़े हुए अक्षरों के पुस्तकों का निर्माण बहुत महंगा काम था। इसमें हर एक अक्षर इतना बड़ा होता था कि हर पन्ने में केवल कुछ ही शब्द आ पाते थे। इससे किताबें बहुत मोटी और भारी भरकम हो जाती थी। इस तरीका द्वारा नेत्रहीन के लिए अधिक पुस्तकें छापना लगभग असंभव था। उन्हीं दिनों कैप्टन बारबियर स्कूल में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए एक अनोखी लिपि का आविष्कार किया। हाँ, तो उन दिनों जो है कैप्टन बारबियर स्कूल में आए हुए थे। उन्होंने सैनिकों के लिए एक अनोखी लिपि का आविष्कार किया था। इस लिखाई को छूकर रात के अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता था। इस लिपि में कागज़ की लंबी पट्टी या नुकीले सूजे से छेद किए जाते थे। जब कागज़ को पलटा जाता था तो उभरी हुई बिंदियों को उंगली को स्पर्श महसूस करने से पढ़ा जा सकता था। इस लिपि में ध्वनियों का उपयोग होता था। प्रत्येक ध्वनि को बिंदु में एक विशेष नमूने में दर्शाया जाता है। इस लिपि में इस्तेमाल की गई बिंदियों को कई बातें तो अच्छी होती थी। बिंदियाँ इतनी छोटी थी कि उन्हें अंगुली पे पोर तले महसूस किया जा सकता था, पर उन्हें कुछ खामियां भी थीं। इस लिपि में सरल और छोटे संदेश भेजने के लिए तो ठीक थी, परंतु शायद पुस्तकें लिखने के लिए नहीं। लुई दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता। वह बिंदियों को ऐसी विधि विकसित करना चाहता था जिससे कि नेत्रहीन आसानी से पढ़ लिख सके। लुई इस काम में दिलो जान से लग गया। वह जहाँ भी जाता मोटे कागज़ और कागज़ में छेद करने के लिए सूजा और तख्ती साथ लेकर जाता। एक दिन लुई के दिमाग में एक सरल सा विचार आया। कैप्टन बारबियर की पद्धति ध्वनि पर आधारित थी। हर ध्वनि के लिए बिंदियों का एक नमूना था। फ्रेंच भाषा में इतनी ध्वनियाँ थी कि इसके इस्तेमाल से शब्दों में बिंदियों के भरमार हो जाती थी। फ्रेंच भाषा की वर्णमाला और लिपि रोमन ही थी। लुई ने सोचा कि अगर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए बिंदियों का एक विशेष नमूना हो तो अच्छा नहीं होगा। वर्णमाला में क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, इसमें सिर्फ 26 नमूनों की आवश्यकता होती है, यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। पहले लुई ने मोटे कागज़ पर पेंसिल से 6 बिंदियों का नमूना बनाया। वह बिल्कुल वैसा ही नमूना था जैसा कि लूडो के पासे के 6 वाली सतह पर होती है। फिर उसने सूजे से एक नंबर वाली बिंदी को ऊपर उठा दिया। यह नमूना अक्षर ए को दर्शाएगा। नंबर 1 और 2 की बिंदु को उठा देने पर अक्षर बी बन जाएगा। इस प्रकार लुई ने वर्णमाला के सभी अक्षरों के 6 बिंदु वाले नमूने बना डाले जो सामने अंकित है। यह तरीका एकदम सरल और आसान था। लुई की खुशी का ठिकाना न था। उसने नेत्रहीन के पढ़ने की एक नया पद्धति का खोज निकाला था। सफलता अभी भी काफ़ी दूर थी। यह क्रांतिकारी आविष्कार लुई ने छुट्टियों के दौरान घर पर की थी, जिससे वह उसे अपने नेत्रहीन साथी को बता सके। उसके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी। लुई के साथियों को उसकी विधि बेहद पसंद आई। नया तरीका एकदम सरल था। नेत्रहीन बच्चों ने अक्षरों का स्पर्श महसूस करा सकते थे और इसी विधि को लिख भी सकते थे। वे एक दूसरे का पत्र भी लिख सकते थे। नए अक्षरों की खबर स्कूल में आग की तरह फैल गई। निदेशक ने लुई को बुलाया और उसने नया तरीका समझने को कहा। आप कुछ भी बोलिए, मैं आपको लिख कर दिखाता। लुई ने कहा। निदेशक साहब ने एक किताब उठाई और उसमें पढ़ना शुरू किया। निदेशक साहब जो कुछ पढ़ रहे थे, लुई इन अक्षरों शब्दों को वाक्यों का कागज़ पर सूजे से छेद बना कर लिख रहा था। जब निदेशक ने पढ़ना बंद किया तो लुई ने कागज़ को अपनी उंगली से हल्के से छुआ और उनके पढ़े वाक्यों को हूबहू बिना किसी गलती से पढ़कर सुना दिया। निदेशक साहब गदगद हो गए। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ कि उनके स्कूल का मात्र 15 साल का एक नेत्रहीन लड़का ऐसी क्रांतिकारी पद्धति का आविष्कार कर सकता है। 19 वर्ष की आयु में लुई ने स्कूल से पढ़ाई खत्म की। लुई ने लगभग सभी विषयों में पुरस्कार जीते थे। संगीत में तो वह पारंगत था ही, हाथ में काम में भी बहुत कुशल था। इसलिए निदेशक साहब ने लुई से स्कूल में शिक्षक का पद संभालने का आग्रह किया। लुई ने खुशी से स्कूल में शिक्षक का पद संभाला। लुई पेरिस में रहना चाहता, जिससे वो अपनी आविष्कार का प्रसार के लिए लोगों से मिल सके। लुई को पढ़ाने में आनंद आता था। वो अपने पाठ पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी करके जाता था। शुरू में ही छात्र लुई को चाहने लगे। लुई कमज़ोर छात्रों पर अधिक ध्यान देता था। उसके छात्र चाहे कुछ भी गलती करे, वह कभी जो है उन पर खींचता नहीं था। वह कई घंटे पियानो बजाने का अभ्यास करता था। पियानो वादन में वह अपरांगत हो गया। एक बार उसे पेरिस के सबसे बड़े गिरजाघर में पियानो के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। संगीत के अलावा वह लगातार अपनी बिंदियों वाली पद्धति पर और काम करता रहा। वह घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदु की किताबें बनाता रहा, जिससे उसके छात्र अधिक पुस्तक पढ़ सके। वे कुछ मित्र जो पढ़ सकते हैं थे लुई को समान पुस्तक पढ़ के सुनाते और अपनी अथक लगन मेहनत से उन्हें नेत्रहीन के लिए बिंदु वाली पुस्तकों में बदल देता था। इस कड़ी मेहनत से पेरिस की नमी और उसकी सेहत खराब असर पड़ा। कभी कभी वह इतना थक जाता था कि उसे पलंग पर उठा नहीं जाता था। अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वह हाँफने लगता। उसे खांसी बहुत आती थी। एक दिन डॉक्टर ने उसकी जांच की। लुई को तपेदिक यानी टीबी हो गई थी। उस समय इस भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अच्छा भोजन, साफ हवा और आराम इस बीमारी का इलाज समझा जाता था। 1844 में लुई ब्रेल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी पद्धति अब ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी है। वे तपेदिक से यानी इन्फ्लुएंजा बुखार होता है, बहुत कमज़ोर हो गया। अधिकतर समय पलंग पर लेट कर ही बिताते थे। लाखों करोड़ नेत्रहीन के जीवन में अंधकार से मुक्त करने वाले इस महान व्यक्ति का देहांत 6 जनवरी
1852 को हुआ। ब्रेल की मृत्यु के पश्चात ही उनकी पद्धति का प्रसार सारे संसार में हुआ। ब्रेल की मृत्यु के 6 साल बाद अमेरिका ने पहली बार नेत्रहीन के स्कूल में ब्रेल की पुस्तक का इस्तेमाल होने लगी। बचपन में एक सूजे के चुभने से लुई ब्रेल की आंखें की रोशनी जाती रही। बाद में उसी तरह के सूजे से लुई की नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि का ईजाद किया। इसी को कहते हैं, इसी का मैंने सारांश बताया था आपको कि नेत्रहीन अपने आँखें प्रकृति के यानी आशा का एक किरण जगा दी थी। उन्होंने ब्रेल लिपि पुस्तकों को छापने योग्य बनाया। उन्हीं का देन है कि आज नेत्रहीन जो है व्यवसाय और नौकरी भी करते। ठीक है, ये वीडियो आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। धन्यवाद।